हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता। आज हम देखने जा रहे हैं प्लेटो का आदर्श राज्य। और हम सब जानते हैं कि प्लेटो का सबसे बड़ा सपना आदर्श राज्य की स्थापना का ही था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिपब्लिक भी उसके आदर्श राज्य का ही काल्पनिक नाम था। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कुछ व्यवस्थाओं की कल्पना करता है, कुछ व्यवस्थाओं का स्वप्न देखता है कि जब ये सब होंगी तो एक आदर्श राज्य स्थापित हो पाएगा। तो वो कुछ बातें या हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 4 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो जो आदर्श राज्य में स्थापित करना चाहता था। पहली बात हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि आदर्श राज्य का आधार होगा न्याय। न्याय जो प्लेटो ने बताया था, जो न्याय सिद्धांत प्लेटो ने दिया था, उसकी नींव पर ही आदर्श राज्य स्थापित हो पाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। और दूसरी बात, न्याय सिद्धांत को हम पहले भी विस्तार से पढ़ चुके हैं और अभी संक्षेप में हम आगे भी देखने जा रहे हैं। दार्शनिक राजा का शासन होगा। दूसरी बात, दार्शनिक राजा का शासन अगर नहीं होगा तो आदर्श राज्य स्थापित नहीं हो पाएगा। तीसरी बात जो प्लेटो चाहता है, एक विशेष प्रकार की शिक्षा पद्धति जो प्लेटो ने प्लान की थी वो होगी तो ही आदर्श राज्य स्थापित हो पाएगा। और चौथी बात कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद जो प्लेटो ने जिसका प्लान किया था कि जब ये होगा तो ही आदर्श राज्य स्थापित हो पाएगा। तो ये जब चारों व्यवस्थाएं होंगी तो ही आदर्श राज्य स्थापित हो पाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। पहली बात, न्याय सिद्धांत जिस पर प्लेटो ने विशेष रूप से फोकस किया है, विशेष ध्यान दिया है। और इसमें मुख्य रूप से हम पहले भी विस्तार से इस न्याय सिद्धांत को देख चुके हैं। इसमें जो व्यवस्थाएं न्याय सिद्धांत के जरिए हो पाएंगी, पहला होगा कार्यों के आधार पर वर्ग विभाजन, दूसरा होगा अहस्तक्षेप और कार्य विशेषीकरण जो उस न्याय सिद्धांत का अनिवार्य परिणाम होगा, और तीसरी बात कि तीनों वर्गों में समुचित समन्वय जो इस न्याय सिद्धांत से जन्म लेगा। इसको हम यहाँ संक्षेप में दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि प्लेटो मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियों, मतलब क्षुधा या तृष्णा, संवेग व ज्ञान के आधार पर, इन तीनों क्षुधा, संवेग और ज्ञान के आधार पर समाज में 3 वर्गों की कल्पना करता है, उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक वर्ग, जिनके कार्य होंगे उत्पादन, सैनिक कार्य और शासकीय कार्य। मतलब उत्पादन, सैन्य और शासन के कार्य इन तीनों वर्गों के होंगे। तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर तथा एक ही प्रकार का कार्य करेगा तो धीरे धीरे उसमें विशिष्टता और विशेषज्ञता हासिल कर लेगा, जिससे हर कार्य भली भांति संपन्न होगा और समाज में समृद्धि आएगी और इससे एकता बढ़ेगी। और डेफिनेटली ये सब चीजें जब स्मूथली होंगी, अच्छे तरीके से होंगी, तो आदर्श राज्य का निर्माण संभव हो पाएगा। दूसरी व्यवस्था जो प्लेटो करना चाहता है आदर्श राज्य में, वो है दार्शनिक राजा का शासन। और उसका मानना है कि एक आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकता है जबकि उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी और स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथ में होगा। यहाँ दार्शनिक शासक से मतलब है विवेकपूर्ण और ज्ञानी शासक। प्लेटो अपने इस दार्शनिक शासक को कानून और लोकमत के बंधन से पूरी तरह से मुक्त रखना चाहता है, क्योंकि वो विवेक को कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और वो मानता है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को मस्तिष्क या बुद्धि संचालित करती है, उसी प्रकार राज्य में बुद्धिमत्ता का ही शासन होना चाहिए। और यहाँ हम स्क्रीन पे उसका प्रसिद्ध वाक्य देख रहे हैं इससे रिलेटेड कि उसका मानना था कि हमारे नगर या नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी। वह मानता है कि जिसे सत्य का ज्ञान है वही सद्गुणी है और उसे ही शासन करना चाहिए। सभी मनुष्यों में सत्य को पूर्ण रूप से देखने की क्षमता ही नहीं होती, ऐसा प्लेटो का मानना था। इसलिए वो उसका अनुसरण कैसे कर सकते हैं, इसलिए विवेकपूर्ण शासक ही सद्मार्ग को जान सकता है और जो सद्मार्ग को जान सकता है वही उसका अनुसरण भी कर सकता है। इसलिए दार्शनिक शासक का या बुद्धिमान शासक का या विवेकशील शासक का होना आदर्श राज्य की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। प्लेटो किसी भी व्यक्ति को यूं ही दार्शनिक राजा नहीं बना देना चाहता। वो उसके निर्माण की एक पूरी लंबी प्रक्रिया बताता है और उसके लिए एक बहुत लंबी और कठोर शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिसमें बहुत सारे विषय जैसे संगीत, व्यायाम, बहुत सारे वैज्ञानिक विषय, गणित, द्वंद्वात्मकता के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी समावेश करता है। और इस लंबी शिक्षा की प्रक्रिया के बाद ही कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने की योग्यता हासिल कर पाएगा। और जब ऐसा व्यक्ति शासन संभालेगा तो निश्चित रूप से एक आदर्श राज्य की स्थापना संभव हो पाएगी।
तीसरी व्यवस्था जो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में करता है वो एक विशेष प्रकार की शिक्षा पद्धति की रचना करता है कि जब इस तरह की शिक्षा पद्धति होगी तभी आदर्श राज्य स्थापित हो पाएगा। और ये शिक्षा योजना प्लेटो ने दी। प्लेटो ने बताया एक विशेष प्रकार की शिक्षा कि इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए और इसको अपनाए बिना आदर्श राज्य स्थापित नहीं हो सकता। प्लेटो इस शिक्षा को राज्य के द्वारा नियंत्रित रखना चाहता है और अनिवार्य शिक्षा पर वो बल देता है और उसको निजी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। वो ऐसी शिक्षा चाहता है जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करे। वह स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। अपनी शिक्षा योजना को प्लेटो 2 स्तरों में विभाजित करता है। पहली प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की आयु के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य होगा चरित्र निर्माण और सामाजिकता का विकास। इसके साथ ही सैनिक कार्यों के लिए योग्यताओं को विकसित करना भी इस स्तर पर संभव होगा। इस स्तर पर उसने व्यायाम और संगीत पर जोर दिया है। उसका मानना था कि शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है और आत्मा के लिए संगीत। अंतिम 2 वर्षों में, इस स्तर पर अंतिम 2 वर्षों में मतलब 18 से 20 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 2 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण होगा और इसकी समाप्ति पर अधिक योग्य व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष व्यक्तियों को सैनिक कार्यों में लगा दिया जाएगा। इस स्तर पर, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर, शरीर का ध्यान रखने के लिए प्लेटो आहार शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और चरित्र निर्माण के लिए संगीत के साथ साथ बहुत सारी अन्य कलाओं और साहित्य, नैतिक शिक्षा वगैरह का भी समावेश करता है। दूसरा स्तर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए नियत है। इसमें भी 2 स्तर हैं। पहला 20 से 30 वर्ष की अवस्था वालों के लिए और दूसरा 30 से 35 वर्ष की अवस्था वालों के लिए, जिसको उसने उच्चतर शिक्षा कहा है। उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर मतलब 20 से 30 वर्ष पर प्लेटो ने विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर जोर दिया है, गणित के अध्ययन पर जोर दिया है, ज्योतिष और संगीत को भी स्थान दिया है। और 30 वर्ष की आयु पर प्लेटो उस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वालों के बीच एक परीक्षा का आयोजन रखता है और उस आधार पर चुनाव होगा कि इसमें जो सफल होगा वो ही आगे उच्चतर शिक्षा के अधिकारी होंगे। अगले उच्चतर शिक्षा पर द्वंद्वात्मकता का अध्ययन करवाया जाएगा। द्वंद्वात्मकता की शिक्षा होगी और दर्शन शास्त्र प्रमुख विषय होगा। 35 वर्ष तक की शिक्षा भी प्लेटो के अनुसार पूर्ण नहीं है क्योंकि अभी तक कोरी बौद्धिक शिक्षा उनको दी जाती रही है। अब प्लेटो चाहता है कि अगले 15 वर्ष तक अब वो सांसारिक क्रियात्मक अनुभव लें और उसके अनुसार अगले 15 वर्ष तक संसार की पाठशाला में व्यवहारिक ज्ञान हासिल करें। उसका कहना था कि संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर अब वे व्यवहारिक ज्ञान हासिल करें और उसके बाद ही प्लेटो उसे दार्शनिक शासक बनने के योग्य पाता है। और इस तरह इसके बाद जब अंतिम परीक्षा होगी उसमें जो वो परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही शासक बनने के योग्य होंगे। तो कुल मिलाकर जब इतनी लंबी शिक्षा के बाद जब कोई व्यक्ति शासक बनेगा तो निश्चित रूप से वो जिस राज्य की स्थापना करेगा वो आदर्श बन पाएगा। तो इस तरह से तभी आदर्श राज्य संभव हो पाएगा। चौथी व्यवस्था जो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में करना चाहता है, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद वो रखना चाहता है। और ऐसा वो सारी जनता के लिए नहीं बल्कि केवल संरक्षक वर्ग अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ऐसी व्यवस्था वो रखना चाहता है। और कुल मिलाकर के संपत्ति का साम्यवाद से मतलब है कि संरक्षक वर्ग कोई निजी संपत्ति नहीं रख पाएंगे क्योंकि उसका मानना था कि निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची और ईर्ष्यालु बनाती है और राज्य की एकता को संकट में डालती है। और उसका मानना था कि एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन की शक्ति और धन की शक्ति को रखना राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए निजी संपत्ति का निषेध शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों के लिए होगा ताकि वो शुद्ध चरित्र से राज्य कर पाएं, अपना अपना कार्य कर पाएं। उनके लिए प्लेटो का मानना था कि उन्हें सोना चांदी छूना भी निषिद्ध होगा। उनकी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। वे शिविरों में निवास करेंगे और अपनी निजी उपभोग की वस्तुएं भी कम से कम रखेंगे। हालांकि उसका मानना था उत्पादक वर्ग तो निजी संपत्ति रखेगा। दूसरी साम्यवाद का दूसरा भाग कि वो परिवार के साम्यवाद की भी बात करता है और वो कहता है कि संरक्षक वर्ग मतलब शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों ही अपना निजी परिवार नहीं रखेंगे तभी आदर्श राज्य संभव होगा। क्योंकि उसका मानना था कि पारिवारिक मोह से दूर रहकर ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ रहकर के वर्ग काम कर पाएगा और जिससे शुद्ध चरित्रता बढ़ेगी, राज्य में एकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार घटेगा
और उसका मानना था कि समस्त राज्य ही शासकों का परिवार होता है, इसलिए उनको निजी परिवार रखने की आवश्यकता भी नहीं है और अनुमति भी नहीं होगी। और इससे एक और लाभ उसको, प्लेटो को दिखाई दे रहा था कि इससे महिलाओं को भी मुक्ति मिलेगी गृहस्थी के झंझटों से, और उनके भी श्रम का लाभ, उनकी भी बुद्धि का लाभ राज्य को मिल पाएगा। और इस तरह से कुल मिलाकर के प्लेटो इस सारे सोसाइटी के परिवार वाली संस्था में कुछ चेंज करना चाहता था, कुछ सुधार करना चाहता था, जिसमें चेंज करके एक आदर्श राज्य का निर्माण संभव हो पाएगा। तो ये हमने संक्षेप में उसकी कुछ व्यवस्थाओं को देखा, जिससे प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य संभव हो पाएगा। प्लेटो की जो आदर्श राज्य की योजना है, इसकी व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं और इसको अति काल्पनिक कहकर नकार दिया जाता है। पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आदर्श तो आदर्श होता है। यह गौण होता है कि वर्तमान राज्य उसके अनुसार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पर यह जानना तो हमेशा आवश्यक होता ही है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसे बनाया जा सकता है। वस्तुतः प्लेटो एक मॉडल रखता है जिसे अपनाना भले ही मुश्किल हो, पर आदर्श राज्य पर विचार करते समय इसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद।